हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक अंडर मोरेटोरियम टू बी मर्ज्ड विद डीबीएस। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बैंकिंग व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार के फैसलों पर बेस्ड है, तो इसलिए इसे हम जीएस पेपर 3 में रखेंगे। आइए अब इसके पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस देख लेते हैं। ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे। सबसे पहले खबरों में क्यों, उसके बाद जो सरकार ने विलय की बात की है उस पर चर्चा करेंगे और उसके घटनाक्रम को समझेंगे, यानी टाइमलाइन को देखेंगे, और फिर उसके कारणों और प्रभावों को देखते हुए जो बैंकों की खराब हालत है उसके पीछे के कारण और सरकार या आरबीआई द्वारा जो उसके लिए उपाय किए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और लास्ट में वही हमारा क्वेश्चन सेशन रहेगा। और इस बार हम आपके लिए प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस बेस्ड क्वेश्चन भी लेकर आए हैं आज के सेशन में। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दरअसल सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक को 16 दिसंबर 2020 तक मोरेटोरियम में प्लेस कर दिया है, यानी कि उस पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। और क्योंकि ये जो प्राइवेट सेक्टर का लेंडर है लक्ष्मी विलास बैंक, ये पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और इसी वजह से आरबीआई द्वारा इसे ऑब्जर्व भी किया जा रहा था। और अब सही टाइम पर आरबीआई ने इस मामले में सरकार को एप्लीकेशन लिखी। और अब इस डिसीजन से क्या होगा, इस डिसीजन के बाद जो है लक्ष्मी विलास बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो जो डिपॉजिट विड्रॉल की जो सीमा है, उसकी जो लिमिट है उसको लिमिटेड कर दिया गया है, यानी कि वो 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे इस बैंक से, लक्ष्मी विलास बैंक से। और आपको याद होगा कि इससे कुछ टाइम पहले भी सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक पर भी इसी तरह की पाबंदी लगाई थी। और अगर अभी की बात करें लक्ष्मी विलास बैंक की, तो सरकार ने इस मोरेटोरियम में प्लेस करने के साथ साथ इसका जो सिंगापुर का जो डीबीएस बैंक है उसकी जो भारतीय इकाई है उसके साथ लक्ष्मी विलास बैंक के विलय का प्रस्ताव भी रखा है, उसका प्रपोजल भी रखा है मर्ज करने का। तो जो लक्ष्मी विलास बैंक है और डीबीएस बैंक है, इसके विलय का प्रपोजल यानी मर्जर का प्रपोजल क्यों रखा है? दरअसल सरकार लक्ष्मी विलास बैंक को वित्तीय संकट से निकालना चाहती है। क्यों? इससे इन दोनों के मर्जर से क्या होगा? आरबीआई के मुताबिक जो इससे इन दोनों के मर्जर से जमा बढ़ोतरी यानी कि क्रेडिट ग्रोथ में मदद मिलेगी। क्योंकि इससे 2500 करोड़ रुपए की जो एडिशनल कैपिटल है वो जुड़ जाएगी। और इसके अलावा इन दोनों की कंबाइंड बैलेंस शीट मजबूत होगी और अलग से वित्तीय सहायता यानी कैपिटल इन्फ्यूजन दिए बिना इस इकाई का जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो यानी CRAR है ये 12.51%, जबकि कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल 9.61% हो जाएगा। अब इससे कस्टमर्स पर क्या असर पड़ेगा? जो लक्ष्मी विलास बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? तो जो लक्ष्मी विलास बैंक के जो कस्टमर्स हैं अब वो ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से डीबीएस के कस्टमर हो जाएंगे और उनके जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो सेविंग्स हों, करंट अकाउंट्स हों, फिक्स्ड डिपॉजिट हों, वो सभी डीबीएस में ओपन होंगे। और इसके अलावा जो फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो ब्याज उनको लक्ष्मी विलास बैंक देता था अब वो डीबीएस द्वारा दिया जाएगा। उनको जो फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो ब्याज था वो अब डीबीएस देगा। हालांकि ये बात अलग है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डीबीएस तय करेगा, यानी ब्याज दर अब डीबीएस तय करेगा। तो इसीलिए जानकार ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि जो कस्टमर्स हैं उनको कुछ कम ब्याज दर मिले। अब ये तो हुई सरकार के फैसले की बात कि सरकार ने उस पर उसे मोरेटोरियम में प्लेस कर दिया है। तो इसको समझने के लिए कि उसे क्यों कर दिया गया है, हम इसके पिछले घटनाक्रम या टाइमलाइन को थोड़ा सा एक नज़र में देख लेते हैं। दरअसल अप्रैल में लक्ष्मी विलास बैंक का जो है इंडिया बुल्स फाइनेंस में विलय का प्रपोजल रखा गया था और जून में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। और अगस्त की बात करें तो अगस्त में मूडीज ने कंपनी की लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट रेटिंग BA1 से घटाकर BA2 कर दी थी। ये इसकी रेटिंग है। और अगस्त की ही बात करें तो अगस्त में आरबीआई ने
लक्ष्मी विलास बैंक को अधिक बैड लोन्स यानी कि जो ज़्यादा बैड लोन्स हो गए थे उनको और अपर्याप्त पूंजी के कारण प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत लेकर आया था, रख दिया था उसमें उसको। और सितंबर में केयर रेटिंग एजेंसी ने भी लक्ष्मी विलास बैंक की रेटिंग जो थी घटा दी थी। और अगर अक्टूबर की बात करें हाल फिलहाल की, तो अक्टूबर में आरबीआई ने हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अपर्याप्त पूंजी, नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट्स, इनके चलते इसे फिर से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में शामिल कर दिया था, यानी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई में शामिल कर दिया था। अब हमने इसके घटनाक्रम को देखा, तो अब इससे क्या, इसके जो कारण थे, इसके बैंक की जो लक्ष्मी विलास बैंक है, इसके इस वित्तीय संकट की, इस खस्ता हालत के जो कारण हैं, हम उनको देखेंगे और उसके प्रभाव को भी समझेंगे कि क्या कारण थे और इसके प्रभाव क्या हैं। दरअसल पिछले 2-3 सालों में लक्ष्मी विलास बैंक की जो वित्तीय स्थिति है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी, जबकि उसके बैड लोन्स में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी, यानी कि जो उसके बैड लोन्स हैं वो तेजी से बढ़ रहे थे। और इसके अलावा लक्ष्मी विलास बैंक के लाभ और पूंजी दोनों में लगातार कमी दर्ज की जा रही थी और मार्च से ही बैंक की जो टियर 1 कैपिटल है वो नकारात्मक रही थी। हमने ये देखा, ये वाला पॉइंट हम पहले ही कर चुके हैं कि जो इसके लक्ष्मी विलास बैंक के जो डिपॉजिट विड्रॉल की जो लिमिट है उसको लिमिटेड कर दिया गया है, 25,000 रुपए तक कर दिया गया है, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकेंगे फिलहाल। अब यहाँ क्योंकि हम बैंकिंग व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जिक्र होना लाजमी है। दरअसल जो सरकार ने इस बैंक को मोरेटोरियम में प्लेस किया है वो इसी एक्ट की धारा 45 के तहत किया है और इसी धारा के तहत जो आरबीआई है उसने सिफारिश की सरकार से इसको मोरेटोरियम में प्लेस करने की। और क्योंकि ये जो धारा है, धारा 45 है, इसके मुताबिक आरबीआई को ये शक्ति प्राप्त है कि वो सरकार को आवेदन कर सकता है किसी भी बैंकिंग कंपनी के समामेलन यानी अमालगमेशन की योजना बनाने के लिए, उसके कामकाज को रोके जाने के लिए। और जो मोरेटोरियम की जो अवधि है यानी उसका जो पीरियड है उसमें अगर आरबीआई को लगता है कि जनता, जमाकर्ता या देश के बैंकिंग सिस्टम के हित में बैंकिंग कंपनी का पुनर्गठन या विलय किए जाने की ज़रूरत है तो आरबीआई उसके लिए भी योजना बना सकता है। अब ये तो बात हुई लक्ष्मी विलास बैंक की कि उसके जो कारण थे, उसकी खस्ताहाल के कारण और उसके प्रभाव हमने जाने। अब अगर हम बात करें बैंकों की ख़राब हालत के पीछे के कारणों की, कि देश में जो ज़्यादातर बैंक हैं उनकी ख़राब हालत के पीछे के क्या कारण हैं, तो उसके सबसे बड़ी वजह है कि जो ज़्यादातर ग्रामीण बैंक हैं उनकी जो शाखाएं हैं वो घाटे की स्थिति में हैं इस वक्त। और इसके अलावा जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनकी जो छोटी शाखाएं हैं वो एक नई समस्या से जूझ रही हैं। कौन सी समस्या? किसानों को दिया गया ओवरड्यू एडवांस, इस समस्या से जूझ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो जो ज़्यादातर बैंक हैं वो उच्च स्तर पर एनपीए की समस्या यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो जो बैड लोन्स और बैड एसेट्स होते हैं यानी ख़राब परिसंपत्तियां होती हैं उन्हीं को मिलकर बनता है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उससे गुजर रहे हैं। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बैंकिंग प्रणाली में कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि बैंक जो ऋण दे रहे हैं उसका सही उपयोग हो रहा है और वो सही समय पर चुकता भी हो जाएगा यानी उनको चुका भी दिया जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। और इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्रों को दिया जाने वाला जो एडवांस है इसकी निम्न विकास दर के कारण इस अग्रिम राशि का भार जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा यानी कि जो संस्थाएं हैं, जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं, ये दूसरे वाणिज्यिक बैंकों के मुकाबले पब्लिक डिपॉजिट को आकर्षित करने में ज़्यादा सक्षम है। और इसके अलावा विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा भी इसका एक कारण है देश में। अब अगर हम बात करें कि जो ये स्थिति है बैंकों की, उसको लेकर सरकार ने, ये आरबीआई ने कुछ उपाय किए हैं, तो क्या किए हैं, तो अगर हम उनको देखें तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सरकार की जो 4R की रणनीति है। तो सरकार 4R की रणनीति लेकर आई। इसके लिए उनमें कौन कौन से R हैं?
recognition of NPS transparently, resolution and recovery of value from stressed accounts, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ PSBs यानी जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उनका पुनर्पूंजीकरण, और चौथा आर है रिफॉर्म्स इन PSBs फॉर रिस्पॉन्सिबल अकाउंट्स। ये 4 आर की जो रणनीति है ये बैंकों में सुधार के लिए सरकार लेकर आई। इसके अलावा रणनीतिक पुनर्संरचना यानी स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसके तहत क्या है कि अगर कोई कंपनी अपना कर्ज नहीं चुका पाती है तो जो लेंडर है यानी ऋणदाता है उसको उस कंपनी में 51% की जो इक्विटी है वो दे दी जाएगी। और इसके अलावा एक और है 5/25 मानक। इसमें क्या है, इसके तहत बैंकों को 25 साल के लिए ऋणों को स्ट्रक्चर करना होगा और हर 5 साल में जरूरत पड़ने पर दूसरे बैंकों को परिसंपत्तियों को बेचना होगा। जो परिसंपत्तियां हैं वो दूसरे बैंकों को बेचनी होंगी। इसके अलावा एक और मानक योजना है S4A। S4A क्या है? स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। इस योजना को RBI ने प्रस्तुत किया था और इस योजना के तहत क्या था, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको कम करने के लिए सतत संरचना बनाने पर इसमें जोर दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट फ्रेमवर्क की, तो ये जो फ्रेमवर्क है ये दबाव युक्त संपत्तियों को कम करने के लिए लाया गया था और इस पर 32 बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने साइन किए थे इस एग्रीमेंट फ्रेमवर्क पर। और जो इसका उद्देश्य था, इसको लाने का जो उद्देश्य था, 50 करोड़ रुपए या उससे जो ज़्यादा की दबाव युक्त संपत्तियां हैं उनका तेजी से समाधान जो करना था, इसका मकसद था इसको लाने का। इसके अलावा एक है ईज यानी कि एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इसमें क्या है, जो इस योजना के तहत बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में तकनीकी और डिजिटलीकरण यानी डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया गया था इस ईज के तहत। और अगर हम बात करें इंद्रधनुष योजना की, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो NPA की समस्या से यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो समस्या जो है उसको दूर करने के लिए उनके पुनर्पूंजीकरण यानी रिकैपिटलाइजेशन के लिए लाई गई ये योजना, इंद्रधनुष योजना। और इसके अलावा बैंकों का विलय भी सरकार ने किया। जैसे अभी साल 2020 में सरकार ने 10 बड़े बैंकों का विलय किया था। तो ये कुछ कदम ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सरकार ने या RBI ने बैंकों की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए उठाए। अब अगर हम ये सब हमने देखा कि क्या कारण रहे, बैंकों की खस्ता हालत के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए, तो लेकिन इसमें भी और क्या आगे की राह हो सकती है, हम अगर उन पर बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर जो बैंक हैं उनको वित्तीय संकट से निकालने के लिए उनके तर्कसंगत विलय की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ जो बैंकों की जो शाखाएं हैं उनके जो संचालन की लागत है उसको कम करने के लिए भी कोई एक ऐसी योजना की ज़रूरत है, प्रभावी योजना की, जिससे इन बैंकों की शाखाओं की जो संचालन लागत है वो कम हो सके। और इसके अलावा जो कस्टमर्स है, जो लोग हैं, उनको भी अपनी बैंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो बैंकिंग जिम्मेदारियां हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो ऋणों का उपयोग लोकहित और सही मद में हो रहा है, यानी कि अभी जैसे हमने बात की कि बैंकिंग प्रणाली में कोई भी ऐसी वर्तमान में मशीनरी नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि बैंक जो ऋण दे रहे हैं उसका प्रयोग सही से हो रहा है और वो सही टाइम पर चुकता भी हो जाएंगे। तो ऐसी फ़िलहाल कोई मशीनरी इस तरह की नहीं है, तो उसकी भी यहाँ कुछ ज़रूरत है कि जिससे सुनिश्चित हो सके कि बैंकों में का जो ऋण है वो लोकहित में और सही मद में हो भी रहा है या नहीं। इसके अलावा इंद्रधनुष योजना की हमने बात की, जो PSBs के रिकैपिटलाइजेशन यानी पुनर्पूंजीकरण से रिलेटेड है, उसके भी प्रभावी क्रियान्वयन की ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि उसका सही तरीके से पालन हो सके इस योजना का। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली जो ऋण माफ़ी है
उसका भी विकल्प खोजने की जरूरत है। चलिए अब देखते हैं हमारा आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसी बैंकिंग कंपनी को मोरेटोरियम में लाने के लिए केंद्र सरकार बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आदेश जारी कर सकती है। कथन 2, एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में तकनीकी और डिजिटलीकरण का सुदृढ़ीकरण करना है। आपको इनमें से बताना है कि कौन से या एक से ज्यादा कथन सही हैं। ऑप्शन से ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 ना ही 2। क्योंकि आज हम आपके लिए इसमें मेंस बेस्ड क्वेश्चन भी लेकर आए हैं तो उसे भी देख लेते हैं। बैंकों और ऋणदाता कंपनियों के वित्तीय हालातों के संदर्भ में हालिया घटनाक्रमों पर प्रकाश डालते हुए देश की बैंकिंग प्रणाली में उत्तरोत्तर सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार के उपायों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करें। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आंसर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।